अब हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को। तो याद रखना है, डी ब्रॉगली proposed that the matter which have particle nature will also have wave nature similar to light which have both wave as well as particle nature। तो आइंस्टीन साहब ने ये प्रूव किया था, ये प्रपोज किया था कि लाइट जो है, जो कि एनर्जी फॉर्म है जिसमें वेव नेचर होना चाहिए, उसमें वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब लाइट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। उसी बिहाफ में डी ब्रॉगली ने कहा कि जब लाइट ड्यूअल नेचर बिहेव कर सकता है, वेव होते हुए पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, तो जो मैटर होता है जो खुद वेव की जगह पार्टिकल नेचर शो करता है, उसको भी वेव नेचर शो करना चाहिए। मतलब मैटर भी शो कर सकता है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर। ये प्रपोज किया था किसने? डी ब्रॉगली ने। आगे वो ये कहते हैं कि सो मैटर कैन आल्सो एग्जिबिट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर एंड दिस फिनोमेना विल बी नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो याद रखना है, अगर आपका जो मैटर है जो शो करता है पार्टिकल नेचर के साथ साथ अगर शो कर जाए वेव नेचर, तो ये शो करेगा बोथ बिहेवियर और इसे कहा जाएगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। वैसे अगर देखा जाए तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल या बहुत कम हो। डी ब्रॉगली ने आगे मेंशन किया था कि इफ अ पार्टिकल ऑफ नेग्लिजिबल मास इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी देन देयर वुड बी अ वेव व्हिच इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एंड दिस वेव विल बी नोन एज मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल मूव करे, गति करे बहुत ज़्यादा स्पीड से, तब उसकी मोशन के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। उसी वेव को हम डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। अगर पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये जो वेव होती है मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ये नेग्लिजिबल होती है, इसका कोई महत्व या अर्थ नहीं होता। डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव तभी कंसिडर की जा सकती है जब आपका पार्टिकल का मास बहुत कम हो, मतलब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल जैसा हो, बहुत छोटा, बहुत कम मास का हो और साथ ही साथ वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, तब हम उस वेव को मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। और डी ब्रॉगली ने इस वेव के लिए वेवलेंथ की जो वैल्यू फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, और जो रिलेशन है वो यहाँ लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मतलब उस मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा h अपॉन mv के इक्वल होगी, जहां पर m मास ऑफ द पार्टिकल होगा और v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा। आपको पता है कि mv खुद लीनियर मोमेंटम होता है। p क्या होता है? mv। तो ये जो रिलेशन है जिसे हम डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v इक्वल टू h अपॉन p भी हो सकता है। अब ये आया कैसे, ड्राइव कैसे हुआ, हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पार्टिकल है वो बोथ बिहेवियर शो कर रहा है, वो एग्जिबिट करेगा वेव नेचर और साथ ही साथ वो एग्जिबिट कर सकता है पार्टिकल नेचर। तो प्लांक साहब ने क्वांटा के बारे में बात की थी और ये अज्यूम किया था कि उनमें होता है वेव नेचर। तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो hc अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है, जहां पर h प्लांक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा जो है वो आपके पार्टिकल का वेवलेंथ है, मतलब आपकी वेव का वेवलेंथ है, माफ कीजिएगा, आपकी वेव के लिए वेवलेंथ है। बट आइंस्टीन साहब ने बात की थी कि अगर किसी पार्टिकल का मास m हो और उसकी एनर्जी निकालनी हो तो वो होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कन्वर्जन फॉर्मूला है ये कि अगर m मास का पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होती है। खैर, अगर हम दोनों ही एनर्जी को इक्वल लें, तब लेफ्ट साइड इक्वल हो गया हो तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर मिलेगा। दोनों c कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा h अपॉन लैम्डा जो इक्वल टू m इंटू सी होगा। मुझे तो लैम्डा चाहिए, देखिए फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए? लैम्डा। तो हमने लैम्डा को वहाँ भेज दिया, कुछ ऐसा हुआ, तो लैम्डा क्या आ जाएगा? h अपॉन mc आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर c मतलब स्पीड, लाइट की स्पीड है, तो ये वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल फोटोन है। ठीक है, यहाँ जो हमने लिया पार्टिकल को फोटोन है लिया हुआ है, तो उसके लिए ये लैम्डा का रिलेशन आ गया। अब अगर हम मान लें कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पीड c ना होकर मान लीजिए v है,
मेरे पास पार्टिकल है जिसके लिए क्या है स्पीड v है, तब उसके लिए ये सेम रिलेशन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होगा, जहां पर लैम्डा मेरे द्वारा लिए गए पार्टिकल के लिए वेवलेंथ होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, h प्लैंक कांस्टेंट होगा, m मास ऑफ दैट पार्टिकल होगा और v होगा उसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी। आपको पता है हमने पहले ही बात की है कि p क्या होता है mv, तो आप इसको फिर से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p लिख सकते हैं। तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। आपको मालूम होगा कि h कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है पार्टिकल टू पार्टिकल, तो मैं लिखता हूँ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mv। अब आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए मेरे पास दो पार्टिकल हों, दो फोटॉन्स हों, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर पॉसिबल होगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m ओके। तो अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हों और उनकी वेलोसिटी सेम हो, तो इन दोनों पार्टिकल के लिए जो लैम्डा होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, वो उनके मास के इनवर्स रिलेशनशिप में होगा। मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टिकल में से जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल का मास कांस्टेंट हो, मास सेम हो, तब उस केस में लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हों हाई स्पीड से और उनके लिए दोनों पार्टिकल के लिए मास सेम हो, तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ कम होगा, और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो अर्थ ये हुआ कहने का कि इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, या हम इसे यूज करते लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ दे तो रिलेशनशिप हम इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको याद रखना है in 1927, Heisenberg stated that to measure exact position and exact momentum of any particle with negligible mass moving with high speed is not possible simultaneously। इनका कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास बहुत कम हो लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और वो मोशन कर रहा हो, तो आपके लिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को और उसके एग्जैक्ट मोमेंटम को निकालना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप निकालोगे उसकी पोजीशन एग्जैक्ट वे में तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा, और अगर आप निकालोगे उसका एग्जैक्ट मोमेंटम तो उसकी पोजीशन में एरर आएगा। अब जो ये डेफिनेशन है या जो ये लॉ है इसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, डेल्टा x इंटू डेल्टा p लेस देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर डेल्टा x जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h प्लैंक कांस्टेंट 4 एक वैल्यू है और पाई तो आप जानते ही हैं। हिंदी में इसे स्थिति में अनिश्चितता कहते हैं, इसे संवेग में अनिश्चितता कहते हैं। तो याद रखना है हाइजेनबर्ग के अनुसार अगर कोई कण जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो लेकिन जिसका वेग अत्यधिक हो, अगर वो गतिशील हो तो उसके लिए उसका संवेग और उसकी स्थिति को एक साथ सही निकाल पाना लगभग
निकाल पाना असंभव है। यदि आप निकालोगे स्थिति को सही सही तो संवेग सही नहीं आएगा, उसमें त्रुटि आएगी। और जब आप संवेग को सही सही निकालोगे, एकदम ठीक ठीक निकालोगे, तो फिर उसकी स्थिति में त्रुटि आ जाएगी। तो आप देखें आगे क्या लिखा है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि जो h अपॉन 4 पाई है ये सब के सब कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो मैंने उसको k लिख दिया। अब मैं इक्वल टू और k हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, तो डेल्टा x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा p। इसका अर्थ ये हुआ अगर आपके पार्टिकल कण के लिए संवेग में अनिश्चितता अधिक हो तो स्थिति में अनिश्चितता कम होगी। मतलब अगर यहाँ पर ये अनिश्चित हो तो ये निश्चित होगा, सही सही होगा। और अगर मान लीजिए डेल्टा पी में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी बहुत कम हो, वो एग्जैक्ट हो, वो सही सही हो, तो फिर आपका जो पोजीशन है वो अनसर्टेन होगा। और जब ये अनसर्टेन होगा तो ये वाला सर्टेन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जब आपका मोमेंटम सही सही आएगा तो फिर आपका पोजीशन सही नहीं आ सकता, और जब आपका पोजीशन सही सही आएगा तो आपका मोमेंटम एकदम सही एग्जैक्ट नहीं आ सकता। अब अगर हम चाहें तो मोमेंटम को भी m और v में ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ p लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने m और v लिख दिया। m जो है वो है मास ऑफ पार्टिकल, जो कभी चेंज नहीं होता है, जो कांस्टेंट रहता है, तो वो अनसर्टेन नहीं होगा, तो हम उसको बाहर कर देते हैं क्योंकि मास हमेशा सर्टेन होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो अब जो बना वो नया बन गया। यहाँ पे हम थोड़ा सुधार कर लेते हैं कि यहाँ पर केवल v आएगा और यहाँ पर भी केवल v आएगा। तो जब यहाँ पे आप देखें तो ये m बाहर आ गया, नीचे आ गया, तो अब जो नया रिलेशन बन रहा है वो है बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जो लेस देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m के इक्वल होगा। अब इसे आप और समझिए, मान लीजिए कि ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये उसकी ऑर्बिट है, और हमने यहाँ पर एक मान लीजिए माइक्रोस्कोप लगा दिया है जिससे हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन सपोज करिए यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमको इसके लिए चेक करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो पहली बात तो ये है कि मुझे अगर किसी चीज़ को देखना हो तो मुझे चीज़ सिर्फ तब दिखाई देगी जब उस चीज़ से, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो। तो एक काम करता हूँ, मैं इस पर h न्यू एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करता हूँ। कहने का अर्थ क्या है वो समझिए कि मान लेते हैं एक अंधेरा रूम है और मुझे वहाँ जाकर किसी चीज़ को ढूंढना है, कोई सामान रखा जो ढूंढना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं ले जाऊँगा अगरबत्ती, तो उसकी जो रोशनी होगी बहुत कम होगी, मुझे चीज़ नज़र नहीं आएगी। हम ले जाते हैं माचिस की तीली, अब भी रोशनी अपर्याप्त होगी, सफिशेंट नहीं होगी, चीज़ को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा एफर्ट लगा कर। हम ले जाएँ टॉर्च तो आसानी होगी, हम अगर ट्यूबलाइट लें तो और आसानी हो जाएगी, और अगर उस रूम में हम फिट कर दें हेलोजन तो फिर तो पूरा जो कमरा है वो रोशनी से भर जाएगा, हमें हर चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आपका जो लाइट सोर्स है वो जितना अच्छा होगा, उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, हमको चीज़ों को देखने में उतनी आसानी होगी। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो लाइट रे इंसिडेंट की है, जो मैंने फोकस किया, जो मैंने लॉन्च किया है लाइट को टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, वो अच्छी खासी एनर्जी वाला है, तो उससे मुझे इलेक्ट्रॉन को आसानी से देखने में हेल्प मिलेगी। तो ये मानता हूँ कि अभी जो h न्यू है वो एनर्जी हाई है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी रोशनी तो इलेक्ट्रॉन मुझे दिख जाएगा। क्योंकि मुझे दिख गया है तो मुझे उसकी पोजीशन x एग्जैक्ट मिल जाएगी। मतलब डेल्टा x क्या होगा, बहुत कम होगा। या तो ये कह लो कि आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं होगी, आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली। लेकिन क्या होगा वो समझिए कि जब यहाँ पर हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चूंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले जो वेलोसिटी थी वो कम थी, अब जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी।
पहले जो मोमेंटम था वो कम था, अब जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब चूंकि मुझे मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, मुझे एक्चुअल वैल्यू पी नहीं मिलेगी, मुझे ज़्यादा हायर वैल्यू पी डैश मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा एरर आ गया, इस एरर को ही हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आपने देखा कि जब हमने पोजीशन को ठीक ठीक एग्जैक्ट निकाला तो मोमेंटम ठीक ठीक नहीं आ पाया, सही सही नहीं आ पाया। ठीक, अब एक काम करता हूं मैं कि अब मैं फिर से मैं इस जो प्रैक्टिकल है प्रोसीजर है इसको रिपीट करता हूं। मैंने फिर से अब दोबारा इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट की जिसकी एनर्जी जो है वो हाई नहीं है बल्कि एनर्जी क्या है, लेस है। रोशनी इसकी मतलब इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। एनर्जी कम है तो यहाँ रोशनी भी कम होगी ऐसा मान सकते हैं। चूँकि एनर्जी कम है तो जब ये फोटोन जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो ये उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि मैं इसे देख पाऊँ। मतलब मुझे इस माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ पाएगा, मतलब मुझे इसकी पोजीशन नहीं मिल पाएगी। मतलब अब डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, हाई होगी। मैं उसे देख नहीं पाया तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो कहाँ पर है। मैं यहाँ मानूंगा बट हो सकता है वो तब तक यहाँ पहुँच गया हो, मतलब उसकी पोजीशन में क्या हो गया, अनसर्टेनिटी आ गया। लेकिन चूंकि इस फोटोन की लाइट एनर्जी कम थी तो इलेक्ट्रॉन इससे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा या बहुत कम करेगा तो इसके वेलोसिटी एक्चुअल में इसके मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया तो के इंक्रीज नहीं होगी, के इंक्रीज नहीं हुई तो वी चेंज नहीं होगा, वी सेम रहेगा। अगर वी सेम है तो पी भी सेम रहेगा। मतलब मुझे इस केस में डेल्टा पी लेस मिलेगा, या ये कह लो कि मुझे मोमेंटम एग्जैक्ट मिलेगा। तो आपने खुद देखा कि जब हमको एग्जैक्ट पोजीशन मिली तो डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़्यादा था। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम ले पाए एग्जैक्ट, और जब हमने डेल्टा पी को लेस लिया मतलब एग्जैक्ट लिया तब हमको पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा मिली या हमको पोजीशन सही सही नहीं मिल पाई। तो यहाँ से प्रूव होता है कि पोजीशन और मोमेंटम में आप किसी एक ही चीज़ को एक टाइम पर एग्जैक्ट ला सकते हो, दोनों को एक साथ एग्जैक्ट ला पाना लगभग असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर। पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। इन एन एटम इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन लाइक एनर्जी लेवल, सबशेल, एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ 4 नंबर्स नोन एज क्वांटम नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी एटम में मुझे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, उसकी स्पिन कितनी कितनी है, ये मुझे जानना हो तो मुझे 4 नंबर्स की नीड होगी, आवश्यकता होगी। और इन 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशन सेट को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जो क्वांटम नंबर हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, आपको याद रखना है कि जो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम शो करते हैं n से, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसे हम शो करते हैं l से, स्मॉल l से, जो मैग्नेटिक है उसे हम शो करते हैं स्मॉल m से, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको सिंपली हम शो करेंगे स्मॉल s से। ये इनका नोटेशन है, सिंबल है इनका, ऐसा मान सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। तो लिखा है दिस क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय बोहर, इट इज डिनोटेड बाय n, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब ये क्या देगा, ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा। दिस क्वांटम नंबर विल गिव इंफॉर्मेशन लाइक शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में है,
average nuclear distance of electron, energy of electron in given shell, size of electron cloud and angular momentum of electron। आपको ध्यान देना है कि आप with the help of value of n जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सा है। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1 आए तो वो होगा फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन के लिए n अगर 2 हो तो वो इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए n 3 हो इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड शेल में, और n 4 होने पर इलेक्ट्रॉन होता है फोर्थ शेल में। वैसे हम इन शेल को K, L, M और N से भी शो कर सकते हैं। खैर, अच्छा, अब आपको ये तो मालूम चल गया n की वैल्यू से कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। आपको अगर n की वैल्यू मालूम हो तो आप उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो होता है एटॉमिक रेडियस या बोर रेडियस के इक्वल। फॉर्मूला हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको अगर n की वैल्यू मालूम हो तो आप एवरेज न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी निकाल सकते हो। अगर आपको शेल की एनर्जी निकालना हो तो ये भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आप वैल्यू पुट करिएगा n की, बाकी क्वांटिटीज की, आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वो भी मिल जाएगा। अब सुनिए, हर एक शेल में डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं जो पहले से फिक्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल can accommodate is equal to 2n square where n is number of shell। हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो याद रखना है कि अगर n इज इक्वल टू 1 हो फर्स्ट शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? 1 भाई फर्स्ट शेल है तो n 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का डबल 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n आपका 2 हो सेकेंड शेल हो तो फिर क्या करना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, मतलब सेकेंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका शेल थर्ड शेल हो n इज इक्वल टू 3 हो तो फिर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 होने पर 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो यहाँ पे आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। अगर शेल मान लो फिफ्थ हो गया, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं वैसे तो, अगर शेल कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया, तो क्वेश्चन ये है कि फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोई इशू नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करिए, n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 का डबल 50, तो फिफ्थ शेल में आएंगे 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक और चीज, एंगुलर मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो अगर आपको n की वैल्यू मालूम हो। एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr होता है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 और ब्रैकेट ये रूट के बाहर h/2π। रूट किसके लिए है, n इंटू n+1 के लिए, h/2π रूट के बाहर है। एक खास बात और, कई बार बुक में h/2π को h बार लिखा होता है, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये चीज, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि mvr इज इक्वल टू √n+1 इंटू एच बार। जो एच बार है वो क्या है, रूट के बाहर है। अब हम पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट के बाद ये सेकंड है, फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। हिंदी में एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इस क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दिस क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसका संकेत क्या है, स्मॉल एल है। दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन लाइक सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, स्मॉल एल हो, तो आप ये जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होगा। आपको याद रखना है हर शेल के अंदर सब शेल होता है और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। तो याद रखना है हर शेल के अंदर सब शेल, शेल को बोलते हैं एनर्जी लेवल, तो सब शेल को हम बोल सकते हैं सब एनर्जी लेवल। वैसे तो हमारे पास 4 बेसिक सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ, जो हम अभी यहाँ पर देखेंगे। याद रखना है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल हमको एल की वैल्यू से मिलते हैं या आइडेंटिफाई होते हैं। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर
L डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अगर आपको n की वैल्यू मालूम हो तो आप L की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। L की वैल्यूज निकालने के लिए आपको n की वैल्यू मतलब शेल मालूम होना चाहिए। अगर आपको शेल मालूम होगा तभी जाकर आप निकाल पाओगे सब शेल कि उस शेल में कितने सब शेल, कितने उप ऊर्जा स्तर, हिंदी में बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर उपस्थित हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ n L वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। आपके पास अगर n की वैल्यू हो तो उस n की वैल्यू के लिए जो L होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा है टेबल बना हुआ है, लिखा है वैल्यू ऑफ n क्या शो करता है? तो n शो करता है हमारे लिए शेल को, ओके। और ये L क्या शो करता है? तो L शो करता है हमारे लिए सब शेल को। तो अगर आपको n की वैल्यू मालूम हो तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर n-1 तक होगी। अब सुनिए, जो शेल है n है वो शुरू होता है 1 से। आपने सुना होगा पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। तो अगर n 1 हो तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। कहाँ तक? n-1 मतलब 1-1 तक। 1-1 खुद 0 होता है, 0 तो आ चुका है। अब अगर n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू क्या हो? 2 हो, तो शुरू कहाँ से होगा? 0 से। 0 आ गया, कहाँ तक जाएगा? 2-1। देखिए n-1 अर्थात 2-1 1 तक, तो 0 और 1 आ गए। अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए? 3 हो जाए तो शुरू कहाँ से होगा? 0 से। कहाँ तक जाएगा? 3-1 मतलब 2 तक, तो 0 आया, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब सुनिए, अगर n की वैल्यू 4 हो तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से, तो 0 आ गया, कहाँ तक? n-1 अर्थात 4-1 3 तक, तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। चाहे n हो ये भी होता है होल नंबर, चाहे l हो ये भी होता है होल नंबर। 1.5 1.6 ऐसा नहीं होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है ईच वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट डिफरेंट शेल। तो क्या होगा? हर वैल्यू शो करती है डिफरेंट शेल को। आपने सुना अभी कि जो शेल हैं वो S, P, D और F होंगे। तो अगर L की वैल्यू 0 हो तो वो होता है S सब शेल। अगर L की वैल्यू 0 हो, फिर से देखिए यहाँ भी L क्या है? 0, तो वो क्या होगा? S सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तब वो होता है P सब शेल। वैल्यू से ही हम पहचानते हैं कि शेल कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ देखिए L 0 है तो वो होगा S, L1 हो गया तो वो होगा P सब शेल। अब L2 आया तो वो होगा D सब शेल। इसी प्रकार यहाँ पर 0 से 3 तक है, तो L की वैल्यू 0 होने पर S सब शेल, S उपकोष, हिंदी में सब शेल को उपकोष कहते हैं। 1 होने पर P सब शेल, P उपकोष, 2 होने पर D और 3 होने पर F। तो अब तक हमने देखा कि हम पढ़ते हैं 4 ही सब शेल जो होते हैं SPDF। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ SPDF ही होते हैं, और भी होता है, बट हमारे सिलेबस में F तक पढ़ना ही पर्याप्त है। तो सुनिए, जब भी L की वैल्यू 0 हो, जब भी L की वैल्यू 0 हो तो वो होगा S, L की वैल्यू 1 होने पर वो P होगा, L की वैल्यू 2 होने पर, देखिए 2 होने पर वो D होगा, और जब L की वैल्यू 3 होगी तो वो होगा F सब शेल। एक खास बात और, किसी भी शेल में उसके नंबर के इक्वल सब शेल होते हैं, अर्थात फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, और फोर्थ शेल में होता है 4 सब शेल। तो अगर मेरे पास 5th शेल हो तो उसमें हो सकता है 5 सब शेल। 6th शेल में क्या हो सकता है? 6 सब शेल, बट यूजुअली वो 4 तक ही फिल करते हैं, वो आगे की बातें हैं, उतना डिस्कस करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू l+1 h/2π। अब सुनिए, मान लो आपको बोलता है क्वेश्चन में कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो है D सब शेल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? D सब शेल में। निकालना है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम, तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू √। अब ये D सब शेल है, तो D सब शेल के लिए L कितना होता है? D के लिए L होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 ×
2 + 1 h/2 तो ये बनेगा अंडर रूट 2 × 2 + 1 मतलब 3 × 2 तो अंडर रूट 6 h/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम, लेकिन हाँ आपको L की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसे आपको याद रखना है कि S के लिए L = 0, P के लिए L = 1, D के लिए L = 2 और F के लिए L = 3 होता है।